बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम अपने सेगमेंट घर गलियां और दरवाजे से। और आप जानते हैं कि मारूफ शायर और माहिर फ़न तामीर गाफिर शहजाद साहब इस सेगमेंट में हमारा मुस्तकिल साथ देते हैं। वेलकम टू द शो गाफिर भाई। जी बहुत शुक्रिया शाह जी। और नाज़रीन ग्रामी, आप ये भी जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम कोई तारीख़ी इमारत जो है उसे डिस्कस करते हैं और जिस दौर में वो तारीख़ी इमारत तामीर की गई थी उस दौर में सियासी और समाजी हालात उस खित्ते के क्या थे, ये भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज जो तारीख़ी इमारत हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो दूसरे मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं का मकबरा है, जो दिल्ली में वाक़या है। और जब दूसरे मुग़ल शहंशाह नसीरुद्दीन हुमायूं का तस्करा आएगा तो फिर मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर का भी जिक्र आएगा। हुमायूं को जिसने बेचैन किए रखा, परेशान किए रखा, शेर शाह सूरी, उसका भी जिक्र आएगा। हुमायूं की महबूब बेगम हमीदा बानो का भी जिक्र आएगा और चूचक बेगम का भी जिक्र आएगा। नाज़रीन कराम कि मेरे परदादा दी पग विच कबूतरी ने अंडे दिते कि हिंदुस्तान में ज़हीरुद्दीन बाबर ने सिर्फ शुजात की बुनियाद पर हुकूमत नहीं की, बल्कि इसमें उसकी दानाई, हिकमत और समाजी और सियासी समझबूझ भी शामिल थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गाफिर भाई, बाकायदा फलसफी बादशाह था। वाह। एक खास तरह की सियासी और समाजी विजडम जो है वो बाबर के यहाँ पाई जाती है और इंसानी नफ्सियात का कमाल फहम था बाबर को। बादशाहत मैनू प्लेट च नहीं मिली, बड़ी स्ट्रगल की थी है। मैं आहो जी बड़ी स्ट्रगल की थी इब्तदा च। ऐ मेरे वली अहद हुमायूं अब्बा हजूर, ऐ जड़ा तेरा पोतरा है जहांगीर, ये मेरे को लिखाल है, ये मुस्तकबिल च बहुत गंद पाएगा। बिल्कुल ठीक है अब्बा हजूर, आखिर साड़ियां कीतियां भी तो किसे अगे आउणियां ने। अच्छा, ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि बाबर और हुमायूं दोनों ही बड़े रंगीन मिजाज थे, दोनों ही यानी कि कसरत से शराब नोशी के आदी थे। खुद इसका एतराफ तो उसके बाबरी में बाबर ने जगह जगह किया है। मगर बाबर और हुमायूं में एक फर्क जो हमें नजर आता है वो ये है कि बाबर कहीं ज्यादा बाअमल हुक्मरान था। यही वजह है कि फरगाना की वादी से जो बेसरो सामानी के आलम में सफर शुरू हुआ था उसका इख्तिताम होता है उस बुनियाद पर जो मुगलिया सल्तनत की ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी। मगर हुमायूं उस सल्तनत को पूरी तरीके से संभाल नहीं सका और यही वजह है कि जिंदगी का एक बड़ा अरसा हुमायूं ने दरबदरी में गुजारा। सही गल, मैं छोटा सा सल्तनत वड्डी सी ते नहीं समझ सके। और शाह जी इस दरबदरी की वजह दरअसल हुमायूं के भाई भी थे जिन्होंने किसी लम्हे हुमायूं को तख्त पर चैन से नहीं बैठने दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गाफिर भाई। हालांकि जब आप खासतौर पे जो मुगल्स की तारीख है उसका मुतालिया करें, हुमायूं का रवैया निस्बतन अपने भाइयों के साथ फिर भी नरम था, लेकिन हुमायूं के भाइयों ने इसके साथ जो कुछ किया बहुत ही चवल सन जी। खास तौर ते जेड़ा की ना एदा अपना कामरान मिर्जा, ये तो बड़ा ही नैश बंदा सी जी। मैं रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਖਤ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੇਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਬह ਜਦੋਂ मैं आके बैठा मेरी चीख निकल जाती थी। तो हुमायूं का जो नर्म रवैया था उसके भाइयों के साथ, जिसके बायस हुमायूं की हुकूमत को कभी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सका। जब हमीदा बानो का बेटा अकबर तख्त पर बैठा है तो चूचक बेगम ने जब तक जिंदा रही अकबर को चैन से हुकूमत नहीं करने दी। कदी अकबर ते पानी पा देना, कदी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਾ ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ हुकूमत ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। चूचक बेगम ने और किस किस तरह से शहंशाह अकबर की जिंदगी अजीरन किए रखी, किस किस तरह से उसे तंग किया, ये आने वाले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर अभी बढ़ते हैं गाफिर भाई की तरफ कि मकबरा हुमायूं पर कुछ रोशनी डालें, उसकी तर्ज तामीर पर। जी गाफिर भाई। 1556 में हुमायूं की वफात हुई। 9 साल तक उसका मकबरा तामीर नहीं हुआ। इब्तदाई तौर पर उसको किला कोना में दफन कर दिया गया। 9 साल के बाद हमीदा बेगम ने हिरात से एक आर्किटेक्ट को बुलाया जिसका नाम मीरक मिर्जा गयास था। मीरक मिर्जा गयास और उसके बेटे सैयद मोहम्मद ने हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन तैयार किया और इसके मकबरे की तामीर में 15 लाख रुपए खर्च हुए जो उसकी दूसरी बेगम बेगा बेगम ने मुहैया किए। 300 ज़रब
300 फुट के मुरब्बा प्लेटफॉर्म पर उसका मकबरा तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 154 फुट है। अपनी तामीर में ये बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरद मकबरा है, इसलिए कि पहली मरतबा संगे सुर्ख और संगे मरमर का इस्तेमाल इस मकबरे में इतने बड़े स्केल पर किया गया, जिसकी वजह से एक मुख्तलिफ तरह की जमालियात हमारे सामने आती है। बुनियादी तौर पर मकबरे का नक्शा हश्त पहलू है, इसको हश्त बहश्त भी कहते हैं, और इस हश्त पहलू को बगदादी हश्त पहलू भी कहते अच्छा, हैं। बगदादी हश्त पहलू क्यों खास तौर पे कहा जाता है? जी, उसकी वजह यह है कि आम तौर पर हश्त पहलू के 8 अजला बराबर होते जी हैं, हाँ। मगर बगदादी हश्त पहलू में 4 पहलू एक साइज के होते हैं, अच्छा। जबकि दूसरे 4 पहलू उससे मुख्तलिफ साइज के होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इस वजह से इसका नाम बगदादी हश्त पहलू है। अच्छा गाफिर भाई, जो मकबरे की गिरदो नवाह का आलम है और फिर जो अंदर का तर्ज तामीर है, जरा उस पर रोशनी डालिए। जी, ये एक कम्प्लेक्स की हैसियत रखता है, जिसमें दाखिल होने के लिए 2 तरफ से दरवाजे हैं, और इसी कम्प्लेक्स के अहाते में उसी चहार बाग में एक जानिब वो मकबरा भी मौजूद है जहां कभी ज़हीरुद्दीन बाबर को दफन किया गया था। ठीक है। बाद में शेरशाह सूरी के जमाने में उसका ताबूत यहाँ से निकाल कर काबुल पहुंचा दिया गया। इसके अलावा मकबरे में यूं समझ लीजिए कि इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, इसलिए कि वहां पर बेशुमार मुगलों की कब्रें मौजूद हैं, और इसी वजह से उसे मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। वहां शहजादा दारा शिको का सर भी दफन है, वहां फर्रुख शेर भी दफन है, वहां पर शहजादी जहां आरा भी दफन है। गोया मुगलों के जितने लोग हैं वो वहां पर दफन मतलब शहजादगान, शहजादियां, वो जितने भी हैं, वो बेशतर लोग वही दफन है, हैं। वहीं पे दफन है। तो इसी वजह से उसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। मतलब जब आप मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं तो रॉयल फैमिली जो होती थी जी, रॉयल फैमिली। अच्छा, आपने कहा 15 लाख रुपए उस जमाने में खर्च हुए। जी, रकबा इसका कितना है? ये 32 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल है, जो एक तरह से 256 कनाल का रकबा बनता है। ओह, और कितने मजदूरों ने उस वक्त इसकी तामीर में हिस्सा लिया? कमोबेश 7 साल तक इसकी तामीर जारी रही, और उस पर 180 मजदूरों और मिस्त्रियों ने 7 साल तक काम किया, तब जाकर ये मकबरा मुकम्मल हुआ। और गाफिर भाई, मुगलों का खासा रहा है कि बैरूनी भी और अंदरूनी भी जो तज़ीन और आराइश होती थी वो देखने से ताल्लुक रखती थी। उस पे कुछ रोशनी डाली। जी, हुमायूं के मकबरे में भी ऐसा ही है। उसकी अंदरूनी दीवारों पर जो तज़ीन और आराइश है, वहाँ पे फ्रेस्को वर्क भी मौजूद है, वहाँ पर पेट्राडोरा का काम भी है, मगर पहली मरतबा संगे सुर्ख और संगे मरमर को इतने बड़े स्केल पर यहाँ इस्तेमाल किया गया। तो बड़े सगीर में संगे सुर्ख जो है और संगे मरमर इतने बड़े स्केल पे पहली मरतबा हुमायूं के मकबरे में इस्तेमाल हुआ, ये बात दुरुस्त है? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के नजदीक जो ब्राह्मण थे, आला जात के हिंदू, जी, उनको संगे मरमर से तशबीह दी जाती है। अच्छा। सिंबॉलिकली सतह पर यह सफेद रंग है जिसको आला दर्जे के ब्राह्मणों से तशबीह दी जाती है, और संगे सुर्ख दरअसल जो खशित्री थे उसको सिंबॉलिक लेवल पे जाहिर करते हैं, और ये खशित्री वही हैं जो वॉरियर्स भी हैं और हिंदुस्तान के रूलर भी हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये सुर्ख और सफेद के कॉम्बिनेशन से ये आलीशान मकबरा तामीर किया तो गया। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं तो इसका मतलब है कि जो शूदर हुआ करते थे उनको ये इजाजत नहीं थी ये दोनों पत्थर इस्तेमाल करने की? जी, उनकी इमारतों में इस तरह के पत्थर और ये कलर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती थी। अच्छा, इसकी गुंबदों पर कुछ रोशनी डालिए। जी, मकबरा हुमायूं में भी दोहरा गुंबद इस्तेमाल किया गया है, जो मुगल आम तौर पे खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते थे। एक गुंबद वो जो बाहर से नजर आता है, और एक गुंबद वो जो ज़ेरी सतह का होता था और जो अंदरूनी तज़ीन व आराइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ भी ऐसा ही किया गया है। हुमायूं को पहले किला कोना में दफन किया गया, कुछ अरसा बाद वहां से उसके ताबूत को निकाल के सरहिंद ले जाया गया, और जब उसका मकबरा मुकम्मल हो गया तो उसके बाद दिल्ली में लाकर इस मकबरे में दफन कर दिया गया। आ बादशाह, ओ टुन हो के घोड़े ते बह के दरिया पार करन वालिया।